और एक रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज़ जो है ना बहुत डीपली चल रही है और बहुत डेडिकेटेड से बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट ओवरफ्लो ही ओपनली चलें, क्योंकि मैं एक बुक को प्रेफ़र करके चला रहा हूँ। बुक के माध्यम से सबको टीच कर रहा हूँ, तो उस बुक के जो नॉलेज होंगे, उनका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ और इस प्रकार से दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा भी बुक में थोड़ा भी पॉइंट है, अगर वो बच्चा बुक को पढ़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो बहुत डीपली वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएगा। सो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन है। और ये शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए नहीं है, जो 6 मंथ 4 मंथ में हैकर बनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। आई एम सॉरी फॉर यू। आप लोगों के लिए थोड़ा कोई अदर कोर्स देखना पड़ेगा। इस कोर्स में डेडिकेटेड लोगों के लिए है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ जर्नी को, एक बढ़िया हैकर बनना चाहते हैं, एक बढ़िया पोजीशन पर चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है। नाउ हम बात कर लेते हैं द x86 प्रोसेसर। ठीक है, तो शुरुआत में जो हमारा 86 प्रोसेसर था उसका नाम था 8086 CPU। शुरुआत में यही प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया था और ये किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? बाय इंटेल। इंटेल के द्वारा ये प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था। बाद में जब डेवलपमेंट होने लगी प्रोसेसर में भी, तो उसका नाम 80186, फिर उसके बाद 80386 2 भी था इसमें, है ना, 286, फिर उसके बाद 80386 और लास्ट में आप 80486 प्रोसेसर, है ना। ये डेवलपमेंट होने लगी, एडवांसमेंट होने लगी और धीरे धीरे उस समय जब 80s 90s में आपने सुना होगा कि 386 और 486, है ना, ये जो प्रोसेसर हैं बहुत ज़्यादा फेमस थे। अच्छा, मैं इन पर डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ? इस पर डिस्कशन करने का मेरा मोटिवेशन ये है क्योंकि ऐसा है कर आपको कुछ चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है कि 86 प्रोसेसर जो हैं, है ना, क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहला चीज़ आपको मशीन कोड जो हैं उसको एनालाइज करना पड़ेगा, है ना। उसके लिए मुझे इस प्रोसेसर के बारे में इंफॉर्मेशन जानना पड़ेगा, है ना। क्या? क्योंकि आपको ये रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको क्या कर सकती है? हेल्प कर सकती है। दूसरा चीज़ है आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा बाइनरी एक्सप्लॉइट्स को। जो भी बाइनरी एक्सप्लॉइट्स हैं जैसे कि बफर ओवरफ्लो, इनको आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, कि अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हमारी मेमोरी और रजिस्टर जो हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं और हैकर्स को अलाउ कैसे करते हैं कि उसकी वनरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकें। तीसरा चीज़ हमें समझना पड़ेगा कि जो डिसअसेंबल कोड्स हैं, जैसे कि हमने आपको पढ़ा दिया ओबिजिडम, है ना, और जो हमारे 86 इंस्ट्रक्शंस पर रिलाई करते हैं डिबगर, है ना, उनको हमें समझना पड़ेगा, जिससे हम क्या कर सकें, हम हैकर्स एनालाइज करके उसके प्रोग्राम के बिहेवियर को हम मैनिपुलेट कर सकें। तो ये बहुत ही डीप नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा इसमें, जिससे कि हम एक सही तरीके से हैकर्स बन पाएँ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम मशीन कोड पे आ सकते हैं अपने मशीन पे, और मशीन में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ कोड लिखना पड़ेगा। और ये कोड क्या करना है, हम देखो यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं GDB का, है ना, GDB क्या है? एक प्रकार का डिबगर है ना। क्या मैंने बोला GDB हमारा एक प्रकार का क्या है? डिबगर है। ये क्या करता है? ये जो भी हमारे कोड्स हैं, है ना, जो भी हमारे टूल्स, जो हमारे कोड रन टाइम कोड्स थे, उनको एनालाइज करने का कहते हैं। प्रोग्राम्स को रन करते हैं, लाइन बाय लाइन को रन करना है। इसका काम क्या है? प्रोग्राम को लाइन बाय लाइन रन करना है और उसके बाद सेट करना है कोई ब्रेक पॉइंट, जिससे कि स्पेसिफिक पॉइंट्स जो हों, है ना, उस पर एग्जीक्यूशन पॉज हो जाए। कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, उस स्पेसिफिक पॉइंट पर उसकी एग्जीक्यूशन क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए, पॉज हो जाए। उसके बाद उसके मेमोरी को एग्जामिन करना, फिर उसको रजिस्टर को एग्जामिन करना और उसके वेरिएबल को एग्जामिन करने का काम करता है ये। और उसके बाद लास्ट इसका काम होता है कि जो प्रोग्राम्स के फ्लो होते हैं, है ना, उनको मॉडिफाई करना। तो ये डिबगर का काम होता है। अब मैं यहाँ GDB डिबगर है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं इसको क्वाइट मोड में इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि क्वाइट मोड अगर इस्तेमाल नहीं करूँगा तो ये मुझे उसकी वर्जन डिटेल्स, है ना, उसकी वारंटी नोटिस, इन सबको दिखाएगा। मुझे चाहिए सिर्फ इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, है ना, यानी मेन हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए बस। इसीलिए मैं क्वाइट क्या कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्यों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो क्या करेगा, मेरे आउटपुट को सप्रेस कर देगा और मुझे एक क्लियर,
है ना, क्लीनर इंटरफेस दिखाएगा। क्लीनर का मतलब होता है साफ सफाई तरीके से, है ना, बहुत गंदे तरीके से नहीं दिखाएगा। और मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ डायरेक्टरी में जा रहा हूँ। डायरेक्टरी कौन सी डायरेक्टरी को ओपन करना हो, मैं ए डॉट आउट डायरेक्टरी में जाकर के ए डॉट आउट को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ पर प्रेस एंटर करूँगा, अब क्या कह रहा है, यूजिंग होस्ट, है ना, लिब थ्रेड डीबी लाइब्रेरी में मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। अब मुझे यहाँ पर जीडीबी कह रहा है क्या करना है, तो मुझे कमांड देना पड़ेगा। ब्रेक कमांड दूंगा किसमें, मेन में। और जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा ब्रेक कमांड, तो ब्रेक पॉइंट हमारा सेट हो गया है कि यहाँ से यहाँ तक मेरा ब्रेक पॉइंट है। अब ब्रेक पॉइंट सेट होने के बाद मैं रन का इस्तेमाल करूंगा, और जैसे ही मैं रन कमांड का इस्तेमाल करूंगा वैसे मेरा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा और इसका ब्रेक पॉइंट सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, मैं उस रन हुए प्रोग्राम को क्या करने वाला हूँ, इन्फो लेने वाला हूँ इसका। मैं जो इन्फो दिखाइए, है ना, किसका इन्फो दिखाइए, मुझे दिखना है रजिस्टर का। व्हाट हैपन इन्फो रजिस्टर, ठीक है। जैसे मैं इन्फो रजिस्टर पर क्लिक इंटर मारूंगा, मुझे क्या करेगा, उसके इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर हमें दिखाना शुरू कर देगा, ठीक है। अब ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, है ना, थोड़ा सा ये हम पहले समझ लेते हैं कि हमारा 86 प्रोसेसर क्या है, फिर धीरे धीरे आपको चीज़ें डिटेल से समझने में आने लगेंगी। लेट्स डाइव इन द डिटेल। तो इसके की कॉन्सेप्ट क्या है। सो पहला चीज़ आपने यहाँ देखा रजिस्टर, अभी आपको दिखाया मैंने उसमें। अब रजिस्टर का काम क्या होता है, इसका काम होता है कि स्पेशल स्टोरेज एरिया होता है सीपीयू में। जैसे कि आपके पास मिल जाएगा EAX, अभी आपके सामने दिख रहा था, है ना, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके सामने ये देखिए EAX दिख रहा है ना, ECX दिख रहा है, ADX दिख रहा है। तो वही हमारे ये रजिस्टर्स होते हैं जो सीपीयू में एक स्पेशल एरिया ले लेते हैं, जैसे EAX, EBX, ECX, EDX, ये जनरल पर्पज़ रजिस्टर्स हैं। और दूसरा हमारे पास जो रजिस्टर्स हैं जैसे ESP, है ना, EBP, ये स्टैक रिलेटेड रजिस्टर्स हैं। किसके लिए, फॉर फंक्शन कॉल एंड लोकल वेरिएबल, यानी फंक्शन को कॉल करने के लिए और लोकल वेरिएबल के लिए ये रजिस्टर बनाए गए हैं सीपीयू में। और EIP जो क्या करता है, द इंस्ट्रक्शन पॉइंटर शोइंग द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, यानी क्या है, एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है जो क्या करता है, ये एड्रेस को शो करता है जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने वाले हैं उनके एड्रेस को क्या करता है, शो करने का काम करता है EIP, ठीक है। रजिस्टर समझ में आ गया। अब असेंबली लैंग्वेज आपको पता है कि मूव हमारा जो होता है डाटा मूव करने के लिए होता है, ऐड जो हमारा होता है वैल्यू को ऐड करने के लिए होता है, कॉल जो हमारा होता है फंक्शन को कॉल करने के लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है मेमोरी लेआउट जो होता है। अब उस मेमोरी लेआउट में, है ना, 4 प्रकार के लेआउट बनते हैं। एक कोड सेगमेंट होता है जो एग्जीक्यूटेबल कोड को स्टोर करता है, डाटा सेगमेंट होता है जो हमारे ग्लोबल और स्टैटिक वेरिएबल को स्टोर करता है, और एक स्टैक सेगमेंट होता है जो हमारे फंक्शन कॉल डाटा और लोकल वेरिएबल्स को स्टोर करता है, और हीप सेगमेंट होता है जो डायनामिकली एलोकेटेड मेमोरी होता है उसको स्टोर करता है। अगला हमारा है जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, यानी एग्जीक्यूशन करने में जो हमारा 86 प्रोसेसर होता है वो 3 चीज़ें को साइकिल में रन कराता है, एक फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट। अब फेच कमांड क्या करता है, ये जो इंस्ट्रक्शन मेमोरी के मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, रिट्राइव करता है। रिट्राइव करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करता है कि व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन्स, उस इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है। उसके बाद उसको क्या कर देता है, एग्जीक्यूट कर देता है। क्या इतना आपको बात समझ में आ रहा है? अगर ये बात समझ में आ गई है तो हम लास्ट पॉइंट पर इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि इसका साइबर सिक्योरिटी में क्या रिलेवेंस है ना। तो पहले चीज़ आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग में क्या होने वाली है, इसकी बहुत ज़्यादा, है ना, यूज होने वाला है। तो इसकी फंक्शनलिटी और वनरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है 86 प्रोसेसर को। उसके बाद अगला हमारा सेल कोडिंग। सेल कोडिंग मतलब होता है कि जैसे राइटिंग कस्टम पेलोड इन असेंबली फॉर एक्सप्लॉइटिंग सिस्टम रिक्वायर अ डीप अंडरस्टैंडिंग। तो कस्टम पेलोड को क्या करना हो, असेंबली में राइट करना हो, है ना, किसके लिए, एक सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज होना चाहिए। अगला हमारा है यूज़ का रिलेवेंस हमारा डिबगिंग में है। जब अभी आपने जो हमने
इस्तेमाल किया जीडीबी डिबगर, है ना। इसका काम क्या करना होता है, प्रोग्राम को डिबग करने का काम करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। तो डिबगिंग में ये क्या करता है, इसका रिलेवेंस है। तो ये जो हमारे T6 प्रोसेसर हैं इसका रिलेवेंस है। अगला हमारा टॉपिक जो होगा वो असेंबली लैंग्वेज होगा, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। टेक केयर, बाय, सी यू। हम असेंबली लैंग्वेज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मुझे पता है, लेकिन और डीप अंदर बहुत डिस्कस करना है। और एक रिक्वेस्ट है कि ये सीरीज़ जो है ना बहुत डीपली चल रही है और बहुत डेडिकेटेड से बनाई जा रही है। ऐसा नहीं है कि हम जस्ट ओवरफ्लो ही ओपन चलें, क्योंकि मैं एक बुक को प्रेफर करके चला रहा हूँ। बुक के माध्यम से आपको टीच कर रहा हूँ, तो उस बुक के जो नॉलेज होंगे उनका निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, और इस प्रकार से दे रहा हूँ कि अगर थोड़ा भी बुक में थोड़ा भी पॉइंट है, अगर वो बच्चा बुक को पढ़ेगा इस वीडियो को देखने के बाद, तो बहुत डीपली वो अंडरस्टैंड कर जाएगा, बहुत अच्छे से समझ पाएगा। सो इसीलिए इस वीडियो को बनाने का मोटिवेशन है। और ये शॉर्ट टर्म के लोगों के लिए नहीं है जो 6 मंथ 4 मंथ में हैकर बनना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। आई एम सॉरी फॉर यू। आप लोगों के लिए थोड़ा कोई अदर कोर्स देखना पड़ेगा। इस कोर्स में डेडिकेटेड लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं अपनी लाइफ जर्नी को, एक बढ़िया हैकर बनना चाहते हैं, एक बढ़िया पोजीशन पर चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए कोर्स बनवाया गया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। टेक केयर, बाय, सी यू।